ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कुछ जनरल बातें की थी कि ज्योतिष विद्या सीखना शुरू करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इस वीडियो में एक कदम आगे बढ़ते हुए क्या करें और क्या ना करें के बारे में कुछ और चर्चा करें और साथ ही साथ कुछ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर भी चर्चा करें, जिसका पालन हमें एस्ट्रोलॉजी सीखते समय करना आवश्यक है और बेसिकली हम कौन से स्कूल को फॉलो करेंगे। तो मेरे पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसको ज़रूर देखें एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करने से पहले। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। नमस्कार। अब हम बात करेंगे कि ज्योतिष सीखने का उचित स्रोत क्या है, किस पद्धति का पालन करना चाहिए और कौन सी बुक का रेफरेंसेस लेना चाहिए। तो अगर हम आज की बात करें, आज के मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो हम पाते हैं कि प्राचीन ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का सबसे विश्वसनीय स्वीकृत स्रोत है ऋषि पराशर का बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जिसे हम BPHS के नाम से नॉर्मली डिनोट कर देते हैं। रादर मैं कहूँ कि इनके द्वारा पराशर ऋषि मुनि द्वारा लिखा गया है। ये एक्चुअल में एक डायलॉग है, वार्ता है ऋषि पराशर एवं उनके शिष्य ऋषि मैत्रेय के बीच की, जहाँ मैत्रेय अपने गुरु से एस्ट्रोलॉजी की कुछ सूक्ष्म बातें जानना चाहते थे। तो पराशर ऋषि जो हैं, जो कि ऋषि वेदव्यास के पिता और ऋषि शौनक के पुत्र एक महान ऋषि थे, उन्होंने इसको जो है मैत्रेय को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो बेसिकली ये उनके बीच की एक डायलॉग है जो कि डॉक्यूमेंटेड की गई है। तो सप्तऋषि और अन्य ऋषियों के बारे में फिर कभी डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसका आपको जब भी आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल एक एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है तो हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसी के बारे में ही बात करते हैं। तो बृहत्पराशर के कई संस्करण और कई अनुवाद और कमेंट्रीज़ हैं और हम नहीं जानते इनमें कौन सी प्रमाणित है, लेकिन क्योंकि सच कहें तो पब्लिक डोमेन में माना जाता है कि बृहत्पराशर का जो इमर्जेंस है वो 100-150 साल पहले ही हुआ है, और वह भी आंशिक रूप से। फिर भी हम इसे वराहमिहिर के द्वारा रचित बृहत जातक के साथ साथ सबसे अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय मानते हैं। वराहमिहिर जो कि अपने समय के एक और बहुत महान ज्योतिषी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, फिलोसफर भी थे, और वो आज का जो मध्य प्रदेश है उस समय उसे उज्जैन कहते थे। उसमें अराउंड 5 सेंचुरी ईसा पूर्व, यानी जिसे 5 सेंचुरी BC में बोलते हैं, तब एग्जिस्ट करते थे, तब वो रहते थे। वो एक महान, जैसे मैंने बताया, एक एस्ट्रोलॉजर और फिलोसफर थे, और वो महाराजा विक्रमादित्य II के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। हालांकि इसके पीछे भी कुछ विवाद है, पर ओवरऑल जो मान्यता है वो यही है। यहाँ तक कि वराहमिहिर ने भी पराशर के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि उन्हें उनके द्वारा रचित इस शास्त्र की कोई मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिली। तो खैर, जो हमारी जो बेसिक स्टडी बिगनर्स लेवल पे है वो मेनली इन्हीं 2 शास्त्रों पर ही ज़्यादा आधारित होगी। तो उपर्युक्त 2 शास्त्रों के अलावा जो मैंने आपको बताए, और भी कई उपलब्ध ग्रंथ हैं। सारावली है, मानसागरी है, होरासारा है, और भी बृहत संहिता है, और भी कई हैं जिनकी जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं। ज़रूरत के अनुसार मैं उनको भी जगह जगह पर कोट करता रहूँगा। अब इसके बाद, इन 2 शास्त्रों के बाद हमारे पास ऋषि जैमिनी द्वारा रचित जैमिनी उपदेश सूत्रम है, जो ऊपर जो मैंने आपको 2 शास्त्र बताया उनमें जहाँ प्लैनेट्स के स्थिर कारकों को यूज़ किया जाता है, जैमिनी ऋषि ने चर कारक इस्तेमाल करे हैं। अभी आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाए, जो कि चर कारक क्या होते हैं, स्थिर कारक क्या होते हैं। मैं मेनली आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता रहा हूँ। जब हम ज्योतिष सीखना शुरू करेंगे तब हम इनके बारे में भी अच्छी तरह जान जाएंगे। तो खैर, जैमिनी ऋषि का जो शास्त्र है वो चर कारकों पर आधारित है। हालांकि चर कारक का उल्लेख बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी था, लेकिन जैमिनी ऋषि का काम पूरी तरह इसी पर ही समर्पित है।
और एक नॉर्मल, एक सामान्य गलत धारणा बन जाती है कि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बृहत्पराशर होरास्यास या पराशरी एस्ट्रोलॉजी से अलग है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जैमिनी ऋषि का कार्य पराशर ऋषि का ही विस्तारित कार्य है। क्योंकि ऋषि जैमिनी ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे, जो ऋषि पराशर के पुत्र थे। और बृहत्पराशर होरा शास्त्र में भी चर कारकों के बारे में और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जिस पर आधारित है, आरूढ़ लग्ना, आरूढ़ पदा वगैरह, इन सब के बारे में उसका भी उल्लेख है। तो जैमिनी एस्ट्रोलॉजी फिर भी एक थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ा जाता है, और जिसके बारे में वीडियोस हम कभी बाद में अपनी एडवांस कोर्सेज के अंदर बनाएंगे। फिर इसके अलावा नाड़ी ज्योतिष आता है, जो देवकरिलम वगैरह अन्य नाड़ी सिद्धांतों की किताबें हैं, जिनका ज़्यादातर दक्षिण भारत में काफ़ी पालन और अभ्यास किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में प्रयोग होने वाली भृगु नाड़ी भी है और कई अन्य हैं, तो वो एक अलग बिल्कुल स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बन जाते हैं। और फिर इसके बाद आता है नवीनतम, उसमें आता है ताजिक ज्योतिष, जो भारत में यमन के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आया, और वैदिक ज्योतिष से प्रेरित होकर उन्होंने इसमें अपने सिद्धांतों को शामिल कर दिया, जिससे ज्योतिष को एक नया मोड़ और एक नया आयाम मिला। जैसे ताजिक वर्षफल, ताजिक प्रश्न और ताजिक प्रश्न शास्त्र, इन सब में ताजिक, नीलकंठी एवं प्रश्न मार्ग नाम के शास्त्र शामिल किए जाते हैं, जो आज के ज्योतिष में बहुत मान्यता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वैदिक प्रश्न शास्त्र में वर्षफल की पद्धति नहीं थी, वो थी, तिथि प्रवेश चक्र के नाम से उसमें वर्षफल की पद्धति भी थी, और जो है अपना वैदिक प्रश्न शास्त्र भी था। बट लेकिन ताजिक नियमों को यूज़ में करके, उसको इस्तेमाल में करके, आज के समय में जितना भी प्रश्न विद्या का इस्तेमाल हो रहा है, वो मेनली ताजिक को यूज़ करने के बाद ही हो रहा है, और मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन सब के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे हम बताया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इन्हीं इनपुट्स और इन्हीं शास्त्रों के हिसाब से ही, इन्हीं के हिसाब से अपने सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो इसी के हिसाब से ही हम चलेंगे, क्योंकि वो फिर बाकी एडवांस स्टडीज़ में आते ही चले जाएंगे। तो बाकी, क्योंकि इन इनपुट्स के, इन संशोधनों के, इन शास्त्रों के बारे में हम जितना मर्जी आए बातें करते जा सकते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला एक विषय है, क्योंकि ज्योतिष बहुत ही विशाल है, यह पूरा का पूरा एक सागर है, तो इस पर घंटों बातें करी जा सकती हैं। पर बेसिक जो हमने शुरू करना है तो वो हम यहीं से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में ही ये कहा था कि हम ज्योतिष को जितना मर्जी आए जटिल बना सकते हैं, जितना मर्जी आए सरल बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश अपने वीडियोस में, अपने कोर्सेज में यही रहेगी कि हम ज्योतिष को एक सरल स्वरूप दें। स्टार्टिंग में एटलीस्ट जब बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं तो इतनी कठिन ना लगे कि हमारा इससे मन ही उखड़ जाए, तो हम इसको एक स्टार्टिंग से ही एक सरल रूप में लेना शुरू करेंगे। तो हमें कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए? तो मेरा जवाब है इसके बारे में है, कोई भी और कोई सी भी नहीं। बिगनर्स एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए आप बस मेरे वीडियोस को सिस्टमेटिकली फॉलो करते जाएं और अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं इसके हिसाब से, और वही फ़िलहाल में आपके लिए काफ़ी है। किसी बुक की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर कहीं पर किसी बुक का रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। तो जितना मैं आपको समझा रहा हूँ आप उतना ही फॉलो कीजिए, क्योंकि उतना आपको कहीं पर भी किसी भी एक बुक में उतने सरल तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो बस एक बात समझिए कि जो मुझे इतने वर्षों के अनुभव के बाद समझ में आई है कि आप अपने एक जीवन काल में ज्योतिष के सभी विषयों या शाखाओं में महारत हासिल नहीं कर सकते, संभव नहीं है। यह बात मैंने अपने पहले वीडियो में भी कही थी। दूसरी बात यह है कि आप शास्त्रों को और उसके सभी सिद्धांतों को याद नहीं कर सकते, क्योंकि यह बिल्कुल असंभव है। और यदि आप किसी तरह ऐसा कर भी लेते हैं तो भी आप उससे प्रेडिक्शंस में महारत नहीं हासिल कर सकते। ये शास्त्र ऋषियों द्वारा अपने शिष्यों को, जो कि स्वयं एक महान ज्योतिषी थे, कोई ज्योतिषियों के सिद्धांतों को समझाने के लिए दिए गए एक उदाहरण मात्र हैं। एडवांस टेक्निक्स हैं जहां उन्होंने बस एक श्लोक बोलकर छोड़ दिया। बाकी अब आप खुद समझिए कि वो ऋषि उसमें क्या कहना चाह रहे थे। वो एक ज्ञान के तरीके से है कि उन्होंने एक श्लोक बोला, बस उसको आप इंटरप्रेट कीजिए, अपने हिसाब से फॉलो कीजिए। उस एक श्लोक से कोई आप कुंडलियों की व्याख्याएं नहीं कर सकते। तो ये नियम डायरेक्टली इंप्लाई नहीं होते, और फिर हम कितना शास्त्र रटेंगे, ये भी बात है। एक रट लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने शास्त्र रटेंगे। तो वही जो है बेसिक की हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं इस बात को लगातार अपने हर उसमें दोहराता रहूँगा कि हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करनी है। क्योंकि इसे मैं अपने नॉर्मली क्या होता है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो लर्नर्स हैं, वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। बराबर 100 में से 99 बच्चे एडवांस सीखने की जल्दबाजी में बेसिक्स को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप 100 घंटे ज्योतिष पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से उसमें से
75 घंटे इनिशियली बेसिक्स में लगाइए, 25 घंटे एडवांस स्टडीज़ के लिए छोड़िए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो एडवांस में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि नॉर्मली जब हम पुस्तक उठाते हैं, कोई बुक को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो उसमें ये काम पूरी तरह से नहीं किया हुआ होता, क्योंकि उन्हें बुक कुछ पेजों के अंदर ख़त्म कर देनी होती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? भविष्यवाणी करने में, कुंडलियों को पढ़ने में पूर्ण फेलियर हो जाता है। प्रिडिक्शंस बेसिक से होता है, ग्रहों के स्वभाव, राशियों का स्वभाव, कुंडली में ग्रहों का जो है उनका प्लेसमेंट्स कहाँ पर हैं, उनकी नेचर क्या है, उनके कारकत्व क्या है, और वही काफ़ी है। और बाकी जो एडवांस जो टेक्निक्स होती हैं वो हमारी प्रेडिक्शंस को रिफ़ाइन करती हैं। तो मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप कुछ मूल बातें, राशि, ग्रह और घर, उनके कारक पूरी अच्छी तरह जानते हैं, और ग्रहों के कारकत्व, उनकी मूल प्रकृति, उनके तत्व, उनके व्यवहार, और सिर्फ 2 दशा प्रणालियाँ और 1 प्रश्न पद्धति के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हैं। बाकी एडवांस टेक्निक्स धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस के साथ करते हुए सीखते रहिए। उसके लिए पूरी उम्र कम है और पूरी उम्र पड़ी है। तो मैं अपने जो बाकी कोर्सेज़ होते हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें भी अपने स्टूडेंट्स को बार बार मैं यही याद दिलाता रहता हूँ कि ज़रूरत है बेसिक समझने की और उसे हर पल स्ट्रॉन्ग करते रहने की। और इसीलिए मैं पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम बेसिक्स पर ही मैक्सिमम ध्यान दें। यहाँ तक कि मैं भी कभी कभी बीच में समय निकालकर बेसिक्स को अपने लिए, आज इतने 24 वर्ष के बाद भी मैं उनको दोहराता रहता हूँ। तो यही मेरा अनुभव भी है, और इस नतीजे पर इसे समझने के लिए मैंने भी इनिशियली कई साल बर्बाद कर दिया। और फिर मैंने सोचा ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं अब कोई अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूब में अपने स्टूडेंट्स को कुछ बता रहा हूँ, तो मैं उनको इस बात से अवगत करूँ और उनके जीवन को कुछ अनमोल वर्ष बचाने की कोशिश करूं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष का पर्पस क्या है, ज्योतिषी के लिए क्या क्या मर्यादाएं होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे ज्योतिष सीखने की राह पर बढ़ रहे हैं, और हम इसे प्रॉपर तरीके से चलेंगे, समझेंगे, और इसके अंदर ज़्यादा चैलेंजेस को भी फेस करेंगे। ये सारी जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ, ये सारी मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें सब्जेक्ट के एक बेसिक्स को, एक बैकग्राउंड को समझने में हमें आसानी मिलती है। सीधा मैं आपको वीडियो से सीधा ग्रहों के बारे में समझाना शुरू कर दूंगा, अगर ये बेसिक्स बातें नहीं बताऊंगा तो आप कहीं ना कहीं अपने इस रास्ते से भटक जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए और आप आगे की यात्रा मेरे साथ जारी रखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।